नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है, और ये महत्वपूर्ण खबर किसानों के लिए है। इस पर हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी खबर आपको बता दें। खबर ये है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लॉन्च हुआ है। जी हाँ, नैनो यूरिया लॉन्च हुआ है। जो किसान भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि इफ्को ने नैनो यूरिया तरल लिक्विड विकसित किया है और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने ये लॉन्च किया है। बैग की बजाय अब बोतल में नैनो यूरिया आएगी। अब तक आप बैग में खरीदते होंगे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो का यूरिया, लेकिन अब आप बोतल में भी यूरिया खरीद सकते हैं। मिट्टी में यूरिया के इस्तेमाल को कम करने में इससे मदद मिलेगी। 500 मिलीलीटर की एक बोतल एक बैग के बराबर होगी और एक यूरिया बैग के मुकाबले मतलब सस्ता भी होगा। ये आपके लिए ईजी भी होगा और सस्ता भी होगा, 10% सस्ता होगा। नैनो यूरिया की कीमत 250 रुपये प्रति 500 तय की गई है 500 मिलीलीटर की। तो जून से इसका उत्पादन शुरू होगा, ये कहा गया है। और इसका फ़ायदा ये बताया गया है कि पर्यावरण को इससे कम नुकसान होगा, फसल की उपज 8% बढ़ेगी और परिवहन और भंडारण लागत में कमी आएगी, फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों की आय यहाँ पर इससे बढ़ेगी। ये सारी बातें की गई हैं। इस पर हम आगे एक्सपर्ट का व्यू लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण खबर ये है कि नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके लिए एक ताज़ा जानकारी हम लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण खबर ये है, और ये खबर ये है कि नेपाल के जरिए सोया तेल का इंपोर्ट बढ़ रहा है। ये अलर्ट किया है खाद्य तेल संगठन सी ने। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है, आगाह किया है कि नेपाल के रास्ते जीरो ड्यूटी का फ़ायदा उठाकर लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और सरकार को सालाना 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको लेकर अलर्ट किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ बीबी मेहता सी के ईडी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने बहुत अच्छा अलर्ट दिया है कि नेपाल के रास्ते जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि 1200 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है सरकार का। तो आप जरा बताएं सर हमारे दर्शकों को, जब आप ये बात कह रहे हैं कि नेपाल के जरिए बहुत इंपोर्ट हो रहा है और आपने आंकड़ा भी दिया है कि 2,15,000 टन सोया तेल का इंपोर्ट जुलाई से अप्रैल के बीच में हुआ है, ये आपने कैसे पकड़ा सर कि नेपाल के जरिए ही इतना इंपोर्ट हुआ है? इसका कुछ प्रमाणिक आधार है क्या आपके पास, ये बताएं। नेपाल का दिस इज बेस्ड ऑन नेपाल के जो कस्टम डेटा है उसके बेस पे है। पहले तो ये समझ लीजिए कि नेपाल के साथ में इंडिया का एग्रीमेंट है, साफ्टा एग्रीमेंट है। साफ्टा एग्रीमेंट के मुताबिक अगर नेपाल की कोई प्रोडक्ट है तो इंडिया में 0% ड्यूटी में आ सकते हैं। अभी जो आ रहा है सोयाबीन या तो पाम ऑयल, सोयाबीन तो ग्रो करते नहीं है नेपाल, पाम ऑयल भी पैदा नहीं करते हैं। वो तो इंपोर्ट करके वाया नेपाल के रूट जो क्रूड लेके रिफाइन करके इंडिया भेज रहा है, जो गलत है। सर्टिफिकेट जो इसमें ओरिजिन है, रूल्स ऑफ ओरिजिन वायलेट हो रहा है। कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या बोल रहा है कि भाई उनकी कंट्री का माल है, जरूर आप ला सकते हैं। तो इसकी वजह से लॉस हो रहा है और उसके एक तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है कि सस्ता तेल आके बाकी की वहाँ की जो रिफाइनरी है नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में सबको तकलीफ दे रहा है। मेहता जी माफी चाहूंगा सर, मेहता जी माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आता हूं सर। मेहता जी आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, ये खबर जरा अपने दर्शकों को बता दें। जीडीपी को लेकर खबर है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। खबर ये है कि जीडीपी के ताज़ा आंकड़े आ गए हैं और ये आंकड़े आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तेज गिरावट आई है जीडीपी के आंकड़ों में। भारत की जीडीपी ग्रोथ -7.3%, जी हाँ -7.3% के आंकड़े जीडीपी के इस वक्त आए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं ताज़ा आंकड़े, जनवरी मार्च के जीडीपी के ये आंकड़े हैं। और चूंकि जनवरी मार्च जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही है, ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। और जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है वो -7.3%
रही है तो गिरावट आई है। हालांकि ये इस बात का अंदाजा था कि जिस तरह से कोरोना के मामलों के बीच आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं, उसका इम्पैक्ट होगा, लिहाजा ये आंकड़े यहाँ पर आए हैं और -7.6% जीडीपी के आंकड़े ये आए हैं। ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ताज़ा आंकड़े जीडीपी के, इसमें -7.3%। जी हाँ, और भी डिटेल जानकारी इसमें आ रही है। अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ के आंकड़े हमारी टीम इसमें लगी हुई है, वो बार बार आपको अपडेट कर रही है, लिख के बता रही है कि क्या क्या आंकड़े हैं। जैसे ही और भी डिटेलिंग आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी फिगर जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि जीडीपी की ग्रोथ -7.3% रही है। जी हाँ, इस वक्त की ताज़ा और बड़ी खबर जीडीपी के मोर्चे पर हालांकि पहले भी चिंता थी और इस बात की आशंका थी कि कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, धीमी पड़ी हैं, उसका इम्पैक्ट जीडीपी के नंबर्स पर निश्चित तौर पर दिखेंगे और वो दिख भी रहे हैं। अब आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो आंकड़े आए हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं या ये ज़्यादा हैं, कम हैं, ये अलग अलग जो हमारे आर्थिक एक्सपर्ट होंगे, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होंगे, वो इस पर अलग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी खबर के तौर पर यही है कि जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और ये -7.3% रहे हैं। अब हमारे साथ मेहता जी लगातार जुड़े हुए हैं। जी मेहता जी, आपने बताया कि नेपाल के कस्टम के थ्रू आपको ये डेटा मिला है। एक बात आप बताएं सर कि जब ये खुलेआम हो रहा है, कस्टम में ऑन रिकॉर्ड डेटा दिख रहा है, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वही तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि भाई थोड़ा, जब तक थोड़ी क्वांटिटी आ रही थी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, पर ये दिन प्रतिदिन मंथ बाय मंथ क्वांटिटी बढ़ रही है और अच्छा। उनकी इम्पैक्ट लोकल रिफाइनरी जो नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न आ रही है। उसके लिए हमने सुझाव भी दिया कि रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है, बीच में सर्कुलर भी इश्यू किया है, कस्टम ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। दूसरा, अगर चाहते हैं तो कैनलाइज कर दीजिए इम्पोर्ट जो है नेपाल से, कोई गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू तो कैनलाइज कर दीजिए। और थर्ड, अगर आपने जो साथ एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक आप रोक नहीं सकते हैं तो आप कोटा फिक्स कर दीजिए कि 50,000 टन, 1 लाख टन, और कोटा मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर आप लाख टन का कोटा दे रहे हैं तो आप 30 स्टेट में 3,000 आए और फिर 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए, तो एक स्टेट में ज्यादा से तेल 250 टन आएगा, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, ईस्टर्न इंडिया जो बंगाल है, और जो बंगाल और जहाँ नॉर्थ यूपी है, वहाँ काफी तकलीफ दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि भी गवर्नमेंट का ध्यान में लाए ये मैटर। पहले भी हमने लिखा था, पर पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेहता जी, ये आपने अच्छा किया है। हाँ सर, ये आपने अच्छा किया है मेहता जी। मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ सर, आपने पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दे को सरकार के सामने उठाया है, रखा है। तो मतलब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये नेपाल के जरिए जो इम्पोर्ट हो रहा है, क्या ये बहुत लंबे वक्त से हो रहा है और संज्ञान में आने के बाद भी इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं? मतलब ये क्योंकि आप, मुझे याद है कि आपने पहले भी कई बार लेटर लिखा है इसको लेकर के, तो मतलब क्या है सर, कहानी क्या है पूरी? ये नहीं, देखिए, वही तो हम भी वही सोच रहे हैं कि भाई ये क्यों रोका नहीं जा रहा है। कोई पॉलिटिकल रीजन है और कोई रीजन है, उसके वजह से आप गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे, पता नहीं है। मगर इसके लिए, मगर जब तक छोटी क्वांटिटी आ रही थी और नेपाल के लिए एक इंडिया तो सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके वजह से अलाउ भी करते होंगे, पता नहीं है। मगर अभी जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी आने लगी और ज्यादा आएगी, तो अगर रुकावट अपना जो कोई उसमें कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इसके लिए, और ये आपने जो पहले अप्रैल टू जुलाई नहीं है, वो जो आपने फिगर देखा है, वहाँ का नेपाल कह रहे जुलाई टू जून का ईयर है। तो जो सारा डेटा उनका है जून टू जून, जुलाई टू जून का डेटा जो हमने आपको भेजा है, वो जुलाई 90 टू जून में 95,000 टन सोयाबीन आया था। तो ये साल खाली 10 महीने में 2,15,000 टन आ गया, मतलब मोर देन डबल इन 10 मंथ। पूरे साल में 95 था, तो इसकी जगह पे 2,15,000 का 2 महीने और बाकी है। तो हो सकता है 2.5 लाख टन तक आ जाएगा तेल। हाँ जी। अच्छा सर, ये जो तेल आता है इसकी क्वालिटी कैसी होती है, ठीक ठाक होती है या क्वालिटी में भी कोई गड़बड़ है? नहीं, क्वालिटी का कोई ऐसा रिपोर्ट मिला नहीं है कि क्वालिटी गड़बड़, ऐसा कोई हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, सस्ता जरूर आ रहा है, क्योंकि बिना ड्यूटी वाला माल है, तो वो सस्ता आ रहा है, वो तकलीफ दे रहा है। बिना ड्यूटी के आ रहा है, ठीक बात है। ओके, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। और खबर यह है कि कॉटन और कॉटन केक की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है।
MCX पर कॉटन का भाव 23,350 के ऊपर है और करीब 1.5% की मजबूती कॉटन में दिखी। कॉटन केक का वायदा 3% तक उछल गया। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कॉटन मार्केट के एक्सपर्ट अरुण शेखसारिया साहब जुड़ रहे हैं, MD हैं DD कॉटन के। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है क्या कॉटन की और कॉटन सीड ऑयल केक की? अगर ये सवाल आप मेरे से 10-15 दिन पहले पूछते तो मैं इसका जवाब देता नहीं, पर अभी एक पकड़ आ गई है और इसमें खाली स्पेकुलेटर्स नहीं है, इसमें रियल डिमांड भी आई है और इंटरनेशनल मार्केट। इसीलिए मैंने 10 दिन पहले आपसे नहीं पूछा, 10 दिन में आपकी राय बदल गई। इंटरनेशनल मार्केट से अपनी कॉटन का भाव भी एडवांस हो गया है और 10% जो ड्यूटी है इंटरनेशनल इंपोर्ट के अंदर, उससे इंपोर्ट होना स्वाभाविक दिखता नहीं है इस साल, फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो इंपोर्ट होएगा। तो मेरे हिसाब से तेजी वाजिब है एंड मार्केट इज एकदम बुल के ग्रिप में आ गया मार्केट। और स्टॉक भी क्या है, खाली कम हाथों है। CCI और गवर्नमेंट के पास लगभग 35 लाख आठ पड़ी हुई है, बाकी 30-35 लाख आठ व्यापारियों के पास पड़ी है। हाँ, तो मुझे तेजी का तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 10 दिन पहले मैं आपसे पूछता, जी, आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन पहले मैं आपसे पूछता तो आप कहते कि तेजी टिकाऊ नहीं है, लेकिन आज जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि तेजी टिकाऊ है। तो ऐसा तो नहीं कि अगले 10 दिन बाद फिर जब मैं आपसे पूछूं तो आप कहें कि तेजी टिकाऊ नहीं है, तो लोग तो फंस जाएंगे सर। ये आज की जो आपकी बात है ये कितने दिनों तक वैलिड है? ये नहीं, देखिए ये जो बाजार में जो भाव चल रहे हैं अभी, ये भाव का अगर आप ये बोलो कि भाई दिस विल बी सस्टेनिंग फॉर नेक्स्ट 15 डेज 20 डेज और 1 मंथ, आई डोंट अग्री टू दैट। ये इंटरनेशनल आइस के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे सैटरडे संडे के बीच में कम से कम 4-5 हजार टन का इंपोर्ट का काम हो गया था साउथ की मिलों नॉर्थ की मिलों का। तो अगर ये मोमेंटम पिकअप हो जाएगा तो ये तेजी ज्यादा सस्टेन होगी नहीं। बाजार 50 ये 23,500 23,600 ऊपर का भाव रह जाएगा। तो ये भाव में अगर कोई पोजीशन लेके खेलेंगे तो उसके अंदर को ज्यादा अपसाइड इज हार्डली 500 रुपीज, अपसाइड 500 से ऊपर अभी फिलहाल दिखता नहीं है। कॉटन केक पर क्या व्यू है आपका, कॉटन सीड ऑयल केक पर? सर कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर भी अभी कॉटन के पीछे कॉटन सीड ऑयल केक में भी तेजी अच्छी है और डिमांड है, पशुओं की डिमांड सब जगह से आ रही है। सेटल सीड फ्रॉम नॉर्थ के सब स्टेट्स में से आ रही है, उधर तेजी का अच्छा एक पकड़ आ गई है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। ये अभी जो भाव चल रहे हैं उससे 1000 रुपए भी बढ़ सकता है, 500 रुपए बढ़ सकता है। इसके अंदर तेजी बंदी का खेला आज के तारीख में ये लेवल पे होना जरा मुश्किल है। बट आई वुड नॉट पुट माई मनी ऑन कॉटन सीड ऑयल केक एट दिस प्राइस। ठीक है, हाँ, ओके सर, फाइन। बहुत शुक्रिया अरुण शेखसारिया जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक का प्राइस क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर का मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, और ये बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी बताएं, गोल्ड में आज शाम के लिए बाइंग करना ठीक है या नहीं? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। जिस तरीके से हमने रिकवरी मार्केट में आते हुए देखे और देखा कि गोल्ड करीबन $1910 को टेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आज US मार्केट बंद है, बट जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ते हुए देखा है, हमें लगता है कि आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि करंट रेट से खरीदारी करना चाहिए। 49,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,600 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि जिस तरीके से अपसाइड मोमेंटम में आ रहा है, तो ये आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और हमें लगता है कि इंट्राडे में या इस हफ्ते में गोल्ड का रेट 49,600 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा बीरेन जी, आपका व्यू सर गोल्ड के ऊपर? गोल्ड वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन आज लंदन भी बंद है, अमेरिका भी बंद है, तो मार्केट के मूवमेंट, ग्लोबल मार्केट के मूवमेंट का इसमें दायरे में रहेंगे। तो आज कोई ट्रेंड नहीं है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि आज मार्केट बंद है विदेशों का, तो उसका कोई ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। चांदी में कुछ आज ट्रेड लिया जाए अनुज जी, सिल्वर पे? हाँ देखिए, चांदी के अंदर भी हमने कंटिन्यूसली ट्रेंड पॉजिटिव ही देखा है।
हालांकि $28 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो करीबन 71,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि दोनों ही कमोडिटी गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव वे में क्लोज होते हुआ दिखाई दिया है। तो डॉलर में जो वीकनेस है और रुपी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक डेप्रिसिएशन यहाँ पर आता हुआ दिखा है, मार्केट वो भी सपोर्ट पे है। तो हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी एक खरीदारी यहाँ पर लौट सकती है। तो सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि 71,600 71,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 71,200 का लगाएं, टारगेट 72,600 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $29 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा है पॉजिटिव वे में, तो यह खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर अभी फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो यहाँ पर जो भी डिप मिलता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अनुराग का, मध्य प्रदेश से हैं हमारे साथ। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल वकील साहब जी से है। सर मैंने 2 लॉट सोयाबीन जुलाई का 6,900 में खरीदा है, तो सर मुझे मैं अब क्या करना चाहिए? 6,900 में 2 लॉट सोयाबीन आपने जुलाई का खरीदा है। आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, बताइए बीरेन जी। सर क्या करना चाहिए इनको? मैं ऐसा मानता हूं कि इनको आगे अगस्त में पोजीशन शिफ्ट कर देनी चाहिए, जो 100-150 रुपया सस्ती हो जाएगी, और वो भी प्रॉपर मार्जिनिंग के साथ। अगर मार्जिन शॉर्टफॉल का रिस्क है तो अभी जो लॉट है वो 3-4 लॉट कम कर देना चाहिए, और जब मार्केट रिकवर होवे तब वापस री एंट्री कर सकते हैं। आज शिकागो बंद है, तो इसकी क्लैरिटी आज नहीं आएगी। कल शिकागो और दलिया कैसा खुलता है उसके बाद आएगी। ठीक है, अगला सवाल है राधा गुप्ता का। पूछिए राधा जी। नमस्ते सर, मेरा सवाल गोल्ड पे था कि सर सोने का भाव 60,000 तक आ सकता है क्या, और आ सकता है तो कब तक आ सकता है सर? मतलब कुछ दीपावली 60,000 सर। 60,000, अच्छा। जी 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 सर, बताइए अनुज जी। देखिए 60,000 डेफिनेटली गोल्ड जिस तरह ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि 60,000 का लेवल भी यहाँ पे अचीवेबल है। बट इनिशियली अगर हम गोल्ड को देखें तो एक लेवल वाइज चलता है। तो इनिशियली आप 53,000 को टारगेट करें, 53 के बाद आप 56 और उसके बाद फिर आप 60 को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे और ऐसे अपनी पोजीशन को लेकर चलेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। डायरेक्ट 60,000 के टारगेट को लेकर अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी गोल्ड का भाव बढ़ता है उसका नेचर रहा है कि जब भी रेट बढ़ता है तो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। तो आप 53, 56 और 60 3 टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और हमें लगता है कि विद इन अ ईयर अगर हम देखें तो जिस तरह ट्रेंड चल रहा है तो 60,000 का लेवल आपको 1 साल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है अनिल का, अकोला से हैं हमारे साथ। पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। ये सोना ये 2 महीने में क्या हो सकता है? नमस्कार, पूछिए। नीचे में कितना जा सकता है? गोल्ड 2 महीने में क्या हो सकता है, कितना डाउन जा सकता है? जी बताइए, अगर 2 महीने का व्यू जानना हो गोल्ड में तो क्या मोटा मोटी अनुमान है आपका? ओवरऑल ये बॉटम आउट हो गया है। मैं समझता हूँ कि 40 फॉरेन में तो ये 17-70 का बॉटम बन गया। शायद ये 1800 के नीचे भी नहीं जाएगा। बट यहाँ रुपी काफ़ी तेज हो रहा है, बहुत रफ्तार से। तो उसके हिसाब से फॉरेन में $200 की तेजी हुई, लेकिन यहाँ $100 $80 की तेजी रुपया खा गया। तो इनको देखते हुए मैं दोनों रेट एडजस्ट करते हुए फिलहाल ऐसा मानता हूं कि हमारी रेंज जो MCX की रहेगी 46,600 से 50,200 की रहेगी। और ये एक आध 2 महीना का टाइम फ्रेम आप समझ लो, ऐसा है। ठीक है, अगला सवाल है ताराचंद का। पूछिए ताराचंद जी। सर मेरा वीरेन जी से सवाल है सर, ये कैस्टर सीड्स में 1,200 रुपया होगा? किससे सवाल है आपका? कैस्टर सीड्स पे 1,200 रुपया होगा? कैस्टर सीड 1,200 का भाव। वीरेन जी बताइए, आप तो कैस्टर को बड़ा ठीक से ट्रैक करते हैं। 1,200 रुपए क्या कहेंगे सर आप? कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट्स काफी तेज है, लेकिन ये प्राइस जो है
वो प्राइस फिलहाल कोई संजोग नहीं है। अगर मानसून कमजोर रहा और ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई तो अलग बात है, बट आज के हालात में तो ये हेजर के लिए जिस हिसाब से उसका हेजिंग स्ट्रक्चर है वो देखते हुए मैं सेल साइड सेल ऑन राइस की रणनीति बताता रहा हूँ। इसके पहले भी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड का ट्रेंड क्या रहेगा? नमस्कार, पूछिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रूड का ट्रेंड। क्रूड का ट्रेंड, ओके, बताइए अनुज जी, क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड का ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि एक रेजिस्टेंस है $70 का ब्रेंट क्रूड में, जिसको हमने देखा है कि जब भी वहाँ पर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, मगर और नीचे लोअर लेवल भी हम डिमांड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। तो थोड़ा डिप अगर मिलता है करीबन 4850 के आसपास तक तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 4800 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 4950 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो जो भी डिप मिलता है वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड 4850 के आसपास से आप बना सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली बेसिस में भी अच्छी क्लोजिंग हुई है और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। और अगर $70 ब्रेक करता है मार्केट तो आप करंट मार्केट से भी ले सकते हैं। हमें लगता है कि $73 तक का टारगेट ब्रेंट में और $68 तक का टारगेट WTI में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अभिषेक का, कानपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए अभिषेक जी। जी पूछिए। हेलो जी, हमारा सवाल वीरेंद्र जी से है। हम इनसे पूछना चाहते हैं। पूछिए। जी हम पूछना चाहते हैं, पिछले साल कोरोना काल में सोना 58,000-56,000 गया था और जब लॉकडाउन खुल गया था तो सोना का भाव 15,000 रुपये नीचे आ गया था। तो क्या अब इस बार फिर क्या लॉकडाउन के धीरे धीरे केस कम हो रहे हैं देश में और लॉकडाउन खुलेगा, क्या सोना नीचे में 40-42,000 रुपये और चांदी 55,000-50,000 रुपये आ सकता है? अगर ये है तो कब तक आ सकता है, ये अच्छा बताइए आप। बढ़िया, अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए वीरेंद्र जी, क्या वही ट्रेंड फिर से हम देख पाएंगे? क्या गोल्ड और सिल्वर में फिर से गिरावट आएगी क्या तेज, सोने में भी और चांदी में भी? मैं ऐसा मान रहा हूँ कि गिरावट का जो फेज था वो 2 मेनिया, एक तो बिटकॉइन का जो मेनिया था वो सोना को दबा रहा था और वैक्सीन आते ही हमारी सब मुसीबतें खत्म हो जाएगी, वो भी एक कारण मंदी का था। दोनों एक्सपेक्टेशन काफी अलग चली है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सोना ने वापस अपना स्थान कब्जे कर लिया है। तो मैं लंबी गिरावट नहीं देख रहा हूँ। जो मेरा एक साल पहले मेरा व्यू था लॉन्ग टर्म $2100 वो अभी भी बरकरार है। फाइन। अगला सवाल है पवन जैन का। पूछिए जैन साहब। सर ग्वार में कहाँ पे एंट्री ले? ग्वार में किस भाव पर एंट्री लेना चाहिए? बताइए बीरेन जी, ग्वार में किस भाव पर एंट्री लेना ठीक रहेगा? जुलाई 2000 में 43 के आसपास शॉर्ट साइड में जाना चाहिए, जिसका 44-40 का स्टॉप लॉस रख के टारगेट फिर 4150 रख सकते हैं। ओके ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। ओके अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में ऑलमोस्ट करंट मार्केट से खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 49,000 पे लगाएं, टारगेट 49,500 49,600 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। एलए में तो बंद है, लेकिन शंघाई निकल आज काफी अच्छा था, तो मैं निकल में बाइंग प्रेफर करूंगा। 1320 पे जून कॉन्ट्रैक्ट 1360 का टारगेट रहेगा और 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये आपकी राय हुई कि क्या अभी करना चाहिए। आखिरी कॉल अनुज जी आपकी। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 763 का लगाएं, टारगेट 775 778 तक देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।